आज की इस सिचुएशन से हम सब परेशान हैं। जब भी फ़ोन की घंटी बजती है लगता है कि कोई गलत न्यूज़ तो नहीं। कितनों ने अपनों को खोया है और कितनों ने करीबियों को खोया है। ये सिचुएशंस बहुत बुरे हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म कब होगा। नमस्कार, मैं समीर हूँ और आप सबके साथ इस चैनल पे आपके लिए कुछ फैक्चुअल बेसिस थिंग्स लेके आया हूँ। मैं कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। फिर भी मैंने कोशिश की कि अपने जानकारों में जितने मेडिकल स्टूडेंट्स मिले, जो डॉक्टर्स मिले, उनसे बात किया और थोड़े रिसर्च बेसिस पे आपके लिए कुछ फैक्चुअल थिंग्स लेके आया हूँ, जिससे मैं इस पैंडेमिक वाले सिचुएशन में आपके माइंड में वो सारी भ्रांतियाँ ख़त्म कर सकूँ जो अफवाहें उड़ उड़ के आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं। आपने जैसा एक कैप्शन देखा कि कब खत्म होगा ये कोरोना वायरस, राइट? कब खत्म होगा ये कोरोना वायरस? ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा उससे पहले हमें जानना है कि हमें खत्म किसे करना है, किस तरीके से खत्म करना है और किसी बीमारी का खत्म करने का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आजकल अफवाहें क्या उड़ रही है। पहली अफवाह कि 5G की टेस्टिंग चल रही है, इस कारण ये सब हुआ है। तो ये सारी बातें गलत है। और लास्ट ईयर यानी पिछले साल 2020 में ये फैलाया गया था कि गर्मियों में कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, गर्मी वो सह नहीं पाएगा। पर हुआ क्या असलियत में? इस साल गर्मियों में उसने अपना कहर बरपा दिया और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है कि क्यों ये सेकेंड वेव आया। इसमें ना ही सरकार की गलती है और ना ही हमारी गलती है, ये हमारी कम्बिनेशन वाली गलती है, क्योंकि पूरा सिस्टम चरमरा गया। जब फर्स्ट वेव के बाद हमारा जो लॉकडाउन पीरियड लगा और उसके बाद जो हुआ उसमें हम लोगों ने जम के मस्ती की। सिर्फ आपने नहीं, मैंने नहीं, बहुत लोगों ने मस्ती की और सिर्फ गिने चुने कुछ लोग होंगे जिन्होंने उस टाइम में भी प्रोटोकॉल्स माना और उसके वजह से सेकेंड वेव का सामना हमें करना पड़ा और इतना खतरनाक हुआ। और ये कोई नई बात नहीं है। आज से लगभग 100 साल पहले, 80-100 साल पहले जो बीमारी आई थी उस वक्त भी यही हुआ था। जब वो वायरस फैला था उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था। वो कैसे फैला था? वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो वहाँ से वापस आए थे तो वो बॉम्बे फ्लू के नाम से फेमस हो गए, क्योंकि वो बॉम्बे फैला था। तो उस टाइम में भी यही हो रहा था कि लाशों के लाश नदियों में बह के आ रहे थे और वो सरकार को बहुत चिंता दे रही थी। तो आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं? हम डॉक्टर्स ना होते हुए हम एक प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बीमारी है क्या, कि हमें किस चीज़ को रोकना है। आज के दिन में दो चीज़ें फैली हुई हैं, सिर्फ पैंडेमिक नहीं, इन्फोडेमिक भी फैला हुआ है। अब ये इन्फोडेमिक शब्द क्या है? इन्फोडेमिक यानी कि इन्फॉर्मेशन को लेके गलत चीज़ें फैलाना, जैसे कि 5G की टेस्टिंग की वजह से ये सारा कांड हुआ है। उसके बाद जैसे अफवाहें उड़ती थी कि कुछ मंत्र आ गए, ये सारी चीज़ों पे ध्यान ना दे। और कुछ हफ्तों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि नाक में नींबू डालने से कोरोना वायरस मर जाता है। इस चक्कर में 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इन सारी चीज़ों को अफवाह माने और आगे ना फॉरवर्ड किया करें और अपने ऊपर और अपने तरह से रिसर्च कर ले। किसी भी बात पे अपने तरह से एक थोड़ा सा रिसर्च कर ले। आज हम सब के पास एक स्मार्टफोन है, आज हम सब के पास फ़ोन है, गूगल है, इंटरनेट की सहायता है। हम इंटरनेट की सहायता से इतना तो पता लगा ही सकते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक है। तो उससे पहले हमें इन्फोडेमिक को रोकना और पेंडेमिक, दोनों चीज़ों को रोकना, और दोनों एक ही तरीके से रुकती हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से रुकती है। ये जो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, इस स्लाइड में एक चित्र में आपको क्रॉस का चिन्ह मिलेगा और दूसरे चित्र में सही का चिन्ह मिलेगा। जो क्रॉस का चिन्ह है आप वहां देखिए कि हो क्या रहा है। 1 से 2, 2 से 4 और इस तरीके से वो फैलता जाता है। इसी तरीके से गलत अफवाहें, गलत बातें फैलती हैं। मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति को वो अफवाह दी, उसने 2 को दिया, अभी उस 2 ने और 2 को दिया, यानी 4 हो गए। 4 से 8 हो जाएंगे, वो 4 से 16 हो जाएंगे और वो 16 से 32 होके 64 होके कब वो लाखों में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये मिनटों का काम है, मिनटों में ये अफवाहें फैल जाती है। इसी तरीके से मिनटों में ये वायरस फैल जाता है, क्योंकि ये वायरस लोगों को आपस में मेल जोल से ये वायरस फैलता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए। और जो दूसरी तस्वीर है वहाँ पे क्या हुआ कि एक लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने वायरस या फिर वो अफवाहों को आगे नहीं फैलाया, तो वो आगे नहीं फैली और पहले के मुकाबले से बहुत कम हद तक आगे ये बीमारी या फिर ये अफवाह फैला।
तो हमें उसको रोकना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है। हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये बीमारी है क्या चीज़। तो बीमारी का स्टेज होता है, पहले आउटब्रेक का स्टेज आता है, फिर एपिडेमिक का स्टेज आता है, और फिर पैंडेमिक का स्टेज आता है। मतलब कोई भी बीमारी एक बार में महामारी नहीं बनती, वो तीन तरीके से होके गुजरती है। तो किस तरीके से गुजरती है? आउटब्रेक यानी क्या होता है? आउटब्रेक यानी किसी भी बीमारी का मतलब पता लगना, वो कुछ एक इलाके में कुछ लोगों को वो जल्द से जल्द मतलब अचानक फैल गया। जैसे वुहान में लगभग 1.5 साल पहले जब फैला कोरोना वायरस, तो हम कह सकते हैं कि आउटब्रेक कोरोना वायरस का वुहान में हुआ, चाइना में हुआ। उसके बाद एपिडेमिक होता है कि अगर ये बीमारी एक साथ राज्य में फैल जाए या फिर एक इलाके में फैल जाए, पूरे विश्व में ना फैले। पर आज हम जिस दौर में जी रहे हैं यानी ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ग्लोबल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बीमारियां भी ग्लोबल हो जाती हैं और इसी कारण ये पेंडेमिक वर्ड आ जाता है। और जो एपिडेमिक है, आपने अभी हाल फिलहाल में भी सुना होगा जब ये ब्लैक फंगस बढ़ा था। अब ये ब्लैक फंगस क्या है, इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, और वैक्सीनेशन से भी रिलेटेड अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो मूल बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने मन से ये डर खत्म करिए। डर क्यों खत्म करना है? क्योंकि ये बीमारी कंट्रोल में आ सकती है, और आपने देखा है पिछले 15 दिनों में ये बीमारी धड़ल्ले से कम हुई है। और एक बात, इस बार कहा गया कि युवाओं में ज़्यादा फैला। हमें समझना चाहिए कि पिछली बार जो वेव आया था उसमें बुजुर्गों में ज़्यादा फैला था। तो अगर 100 लोगों में से 40 बुजुर्ग आते थे और 60 युवा आते थे, या फिर 60 बुजुर्ग आते थे और 40 युवा आते, तो 60% उनका था। अब क्या हुआ कि उनको वैक्सीन लग चुका है, उनमें हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी बहुत डेवलप हो चुकी है, जिसके वजह से उनमें से फैला नहीं। तो अब 60 के बदले वो 20 आने लग गए, यानी अगर 100 में देखें तो उससे 20% बच गए। लेकिन युवा अभी भी 40% है, इसलिए युवाओं की गिनती बढ़ गई। और जहां आंकड़ा बढ़ा लोगों के संक्रमण का, वहीं पे मृत्यु दर बढ़ गया। और देखा जाए तो बहुत डॉक्टर्स ने माना है और बहुत डॉक्टर्स ने कहा है कि सिस्टम के फेलियर के वजह से 90% डेथ्स हुई। अभी इस हाल फिलहाल में यानी 2-3 महीने में जितनी डेथ्स हुई हैं, उसमें से 10% ही ऐसे थे जो कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं, मतलब एक्चुअल कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं। और 90% ऐसे लोग थे जिनको ऑक्सीजन या बेड ना मुहैया होने की वजह से मरे हैं। इसमें ना सरकार की गलती है ना डॉक्टर्स की गलती है, क्योंकि ये अचानक फैला और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, और कोई तैयार हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये पहली बार आया है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरी बार या तीसरी बार आया है। और हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, वो हमें माननी पड़ेंगी, चाहे सरकार हो। सरकार से मेरा बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूँ, हर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हम आम लोगों की भी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें कि हुआ क्या, ये बीमारी कैसे बढ़ती है और कैसे इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, तो कैसे बढ़ती है, तो हम ये 3 स्टेज देख सकते हैं कि आउटब्रेक होता है। आउटब्रेक का मतलब आप देख सकते हैं, एपिडेमिक का मतलब देख सकते हैं, और पेंडेमिक का मतलब भी आप देख सकते हैं। तो आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये 3 स्टेज है किसी भी बीमारी को महामारी बनने में। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बीमारी को या कोई भी बीमारी को रोकने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे कि हम एक बार में किसी भी चीज़ को हटा नहीं सकते, तो उसको धीरे धीरे रोका जाता है। पहले आता है कंट्रोल का स्टेज, उसके बाद आता है आपका एंडेमिक का स्टेज, इसके बाद आपको मिल जाएगा एलिमिनेशन का स्टेप, और उसके बाद आपको मिलेगा एराडिक्शन का स्टेप। एराडिक्शन को मैंने थोड़ा अलग रखा है क्योंकि एराडिक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं तो कोरोना वायरस अगले 150 साल तक नहीं जाने वाला। हाँ, पर हम इसे कंट्रोल या एलिमिनेशन तक भी ले जा सकते हैं। जैसे आज तक सिर्फ एक ही बीमारी है जो कि एराडिक हुई है, ऐसा कहा जाता है WHO की तरफ से कि सिर्फ एक ही बीमारी है, स्मॉल पॉक्स, जो कि पूरी दुनिया से चला जा चुका है, एराडिक्शन हो चुका है उस बीमारी का। पर अभी भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एलिमिनेशन के स्टेज पे हैं, कंट्रोल के स्टेज पे हैं। कंट्रोल यानी कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि बीमारी आएगी पर वो ठीक हो जाएंगे, कोई लोग उससे मरेगा नहीं और सब ठीक होके अच्छे से चले जाएंगे। और एंडेमिक वो स्टेज है जहाँ पे कि बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं। अभी हमारे देश में टीबी एंडेमिक के स्टेज में है, टीबी एंडेमिक के स्टेज में। एलिमिनेशन के लिए WHO ने एक कंडीशन दे रखा है, हर 10 लाख पे एक व्यक्ति को होना। अभी वो हासिल नहीं हुआ है, इसलिए हमारा जो टीबी की बीमारी है वो अभी
एंडेमिक के स्टेज पे, हम इस कोरोना वायरस को कंट्रोल के स्टेज तक ले जा चुके थे, पर अचानक ये कोरोना वायरस बढ़ गया, ये नए स्ट्रेन्स के आने की वजह से और हमारी लापरवाही की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कोरोना वायरस को कैसे रोक सकते हैं? कोरोना वायरस या किसी भी कंटेंजिनियस वायरस या फिर किसी भी तरीके के वायरस, फंगल, बैक्टीरिया को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हर्ड इम्यूनिटी। अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी है कि आपके शरीर में एक ऐसी ताकत आ जाएगी, कुदरत ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया कि कोई भी बीमारी हो, हमारा शरीर खुद उस पर काम करता है और खुद उसे ठीक कर लेता है। पर हो क्या रहा है कि जब ये कोरोना वायरस हमारे शरीर में आ रहा है, उस वक्त ये गलती हो जा रही है कि जब तक हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, तब तक ये वायरस और डबल हो जाते हैं। इसलिए वैक्सीन के जरिए आपके शरीर में मुर्दा वायरस डाला जाता है। अब ये मुर्दा वायरस क्या है? ये मुर्दा वायरस वही कोरोना वायरस है, लेकिन इसमें शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ये हमारे अंदर जाता है, हमारे शरीर को एक सिग्नल मिलता है और हमारा शरीर खुद ही एंटीबॉडीज़ डेवलप करना शुरू कर देता है। अब ये एंटीबॉडीज से होता क्या है? ये क्या करते हैं, जैसे आपके अंदर वायरस आएगा तो ये उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। अब वो ना आपके खून में मिल पाता है, ना आपके रगों में मिल पाता है, जिसके वजह से ये वायरस बढ़ता नहीं है और वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए वायरस खत्म होने के लिए हमें हर्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत है। अभी हर्ड इम्यूनिटी का भी कंसेप्ट ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ 50-60 साल पहले ही लोगों को, साइंटिस्ट को पता चला कि हर्ड इम्यूनिटी नाम की भी कोई चीज़ है, राइट। तो हर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से आ सकती है, एक इंजेक्शन, दूसरा इन्फेक्शन। एक इंजेक्शन, दूसरा इन्फेक्शन। अब हमें देखना है कि हम किस तरीके से जाएं। इन्फेक्शन यानी अगर हम WHO की बात माने तो अगर 33% से लेकर 50% लोगों को भी हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो ये वायरस कंट्रोल क्या, एलिमिनेशन के स्टेज तक भी आ सकता है, एंडेमिक और एलिमिनेशन के स्टेज तक आ सकता है। लेकिन अगर हम इन्फेक्शन के जरिए जाएं तो बहुत लोग मर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इंजेक्शन इज अ बेटर वे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई वैक्सीन गलत है या कोई वैक्सीन सही है, आप कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं। आपने सुना होगा ब्राज़ील वायरस, ब्राज़ील में एक जगह है जहां पे कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई थी, ऐसा लगा था लोगों को, क्योंकि वहाँ बहुत लोगों को कोरोना वायरस हो गया था फर्स्ट स्टेज में, पर सेकेंड स्टेज में फिर फैला गया और जापान में जब टेस्ट हुआ उसका तो उसे ब्राज़ील वायरस के नाम से या ब्राज़ील वेरिएंट के नाम से फेमस कर दिया गया, या ब्राज़ील वेरिएंट एक टर्म दे दिया गया, तो वहाँ पर फिर फैला। इसलिए हर्ड इम्यूनिटी ऐसा नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए बचाएगी, पर हाँ कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, इवन साल के लिए भी बचा सकती है। फिलहाल के लिए अगर जितनी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी उतनी जल्दी ये वायरस कम फैलेगा। जो मैंने आपको पहला चित्र दिखाया था, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो उस चित्र में मैंने दिखाया था आपको कि किस तरीके से ये वायरस को हम रोक सकते हैं या फिर किसी अफवाहों को रोक सकते हैं। उसी तरीके से अगर हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाए तो ये जो राइट वाला स्टेज है, मतलब जिसमें टिक का साइन मरा है, उस स्टेज में लोग वायरस को नहीं फैलाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं और इसका कंक्लूजन यही है कि इस वायरस से डरने की जगह इस वायरस के बारे में हमें समझना है, ताकि हमारे माइंडसेट में ये क्लैरिटी आ जाए कि हमें इस वायरस से कैसे लड़ना है। और जो भी दूसरी बातें हैं, जो ब्लैक फंगस की बातें, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद, और सेफ रहे, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें और एक निश्चित दूरी का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।